एक थी। हाँ, इशू होता है बच्चे, कभी कभी इशू चल ही रहा है इसमें, अभी भी कई बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए ना, वो इशू के ही कारण नहीं कर पा रहे। ठीक है, गूगल मीट में कुछ इशू चल रहा है, कई ज्वाइन कर जाए थे, पिछली क्लास ली मैंने, उसमें भी कई बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए। यानी क्या इशू चल रहा है, गूगल मीट की तरफ से ही इशू है वो कुछ। ठीक है। नहीं सर, जैसे हमारी एक दिन में 2 क्लास होती है ना, हाँ। तो जैसे एक फिजिक्स की सुबह हो गई थी मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में केमिस्ट्री की हो गई थी हमारी। अच्छा, एक दिन में कभी कभी 3 भी होती है ना, जरूरी थोड़ा ना 2 ही होती है। ओके सर। अच्छा, एक आप कह रहे हो मॉर्निंग में किसकी हो गई थी? फिजिक्स। हाँ। आपकी हफ्ते आफ्टरनून। आपकी हफ्ते में 12 क्लासेस होती है ना? हफ्ते में 12 क्लासेस होती हैं, तो उस हिसाब से क्या, 2 दिन 6 क्लासेस होती है और आपकी, और बाकी 4 दिन दो 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 क्लासेस होती है, ऐसे होती है ना? बट आज तो तीसरी हो रही है सर। हाँ, तो मन तीसरी आज जो होती है, आज आपकी आइडिया नहीं मुझे आपके वाले ग्रुप का। या आज आपकी तीसरी, हाँ, हफ्ते में 2 दिन ऐसी होती है ना, 3 3 2 दिन, और हर दिन बाकी दो 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 क्लासेस। ठीक है, वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप देख लेना क्या है। हो सकता है, बाकी मुझे पता नहीं दूसरे टीचर ने क्यों ली, हो सकता ना भी होती हो आज आपकी, आइडिया नहीं है, वो तो उस मैम से पूछ लेते आप, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा था। ओके सर। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में मैं लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ा रहा था उसको देख लो। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर अगर हम क्या करेंगे, इफ, देख लो क्या लिखा है, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और द कॉलम। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सीधा को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, तो भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। और मैंने आपको एक बात बताया था, ये आपका डिटर्मिनेंट निकल जाता है। ठीक है, और क्या बताया था, और एक और तरीका है, अगर मुझे वैसे सिंपली करोगे तो माइनर होता है ना, ये सिंपली करोगे तो माइनर होता है, इसका माइनर माइनस 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 प्लस कर देता है, इसका माइनर ये माइनस माइनस प्लस कर देता है, ये बताया था। और जाते जाते लास्ट क्लास में ये बताया था, दोनों ही एक ही चीज है, वो कोफैक्टर है तो कोफैक्टर ऑड का तो माइनस होता है, माइनस ऑफ माइनर, ये इसलिए प्लस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब क्या बताया था मैंने आपको कि अगर उसी रो के उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो भी मेरा डिटर्मिनेंट आ जाता है। बट अगर हम कुछ छेड़खानी कर दें, अगर हम एक कोई रो सिलेक्ट करता हूं मैं, और उसके कोफैक्टर को ना लेके किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर 0 आ जाता है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, है ना? तो ऐसा करते हैं, सिंपल सा पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो उसके हिसाब से आगे इसको करते हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू तो सर बहुत आसानी से निकल जाएगी, यस सर नो। सबसे पहले इसको लिखा, एक मैं पहले करा रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आगे क्या लिखोगे, अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो आगे अब नेक्स्ट क्या लोगे आप, बताओ। वन माइनस ये कितना, माइनस 1। यही बचेगा ना, ये कितना हो गया, 2 माइनस माइनस 2। भाई डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल रहे हैं, जो जो हमने सिलेक्ट किया वो रो और कॉलम हटा देते हैं ना, बचे हुए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल पहले लिख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं फिर बताता हूँ। -2 लिखा है यहाँ पे, ये गई आपकी रो और कॉलम, क्या बचा, 3 × 2 6, 6 - 8, 6 - 8। ठीक है, और ये यहाँ पे +3, और ये यहाँ पे से ये और ये गई, तो क्या बचा, 3 × -1 -4, यानी -3 -4। आंसर क्या बचा आपका, 4। ये कितना बचा, -2 × -2 +4, ये कितना बचा, -7 × 3 -21। आंसर कितना आया, 8 - 21, दैट इज -13। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था, अगर आप, अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई ना, ये चीज तो समझ में आ गई, क्या चीज है, ये क्या है आपके, ये सारे क्या है आपके, फर्स्ट रो के, अगर मैं इसको बोलूं तो माइनर फैक्टर है, माइनर है, यस और नो, माइनर है, इसका कोफैक्टर बताओ,
ये 1/2 माइनस 1/2 यही निकाला है ना आपने। अगर कोफैक्टर बताना होता है किसके कोफैक्टर है, हमने कौन सी रो सॉल्व करी है, हमने फर्स्ट रो सॉल्व की है। तो अगर आप सिंपल सिंपल सी चीजें देखो तो ये क्या था, A11 इंटू ये माइनर 11 था, यस और नो। कोफैक्टर Okay. बोल लो, कोफैक्टर ये तो पहला तो कोफैक्टर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ये चीज क्या था आपका कोफैक्टर, ये -2 आया है ना, ये माइनर निकाला है आपने, माइनर आया आपका 1/2, तो कोफैक्टर माइनर 1/2 कितना है -2, कोफैक्टर कितना आएगा माइनस का -2 +2, ठीक है। +2 आएगा -2 आएगा, ये कितना आया था आपका, एक बार ही देख लेते हैं, ये -2 आया था, -2 में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो +2 आएगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा, नहीं ध्यान से देखो, ये पूरा था ना माइनर फैक्टर, माइनर फैक्टर +2 आया, सॉरी -2 इंटू -2 +2 आया, ये प्लस था, माइनस साइन बाहर भी है ना, ये वाला साइन को भी कंसिडर करेंगे। तो माइनर इसका, अगर माइनर वैसे भी देख लो, माइनर क्या होता है, माइनर निकालू तो मैं माइनर 1/2 निकालू तो क्या होगा, 1 इंटू 2 माइनस -2, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया माइनर इसका, बताओ, 2 माइनस -2, -2. एक मिनट हम गलत निकाल रहे हैं, सॉरी, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला है ना, हमें ये लेना था, हम गलत ले रहे हैं। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 -2 आया, तो कोफैक्टर कितना होगा, ये पॉजिटिव ऑड बन रहा है, तो -2 यानी +2, कोफैक्टर ये आ गया 1/2 का, ये इसका कोफैक्टर कितना हो गया, इसका हुआ 2 माइनस -2 +4, ठीक है। और इसका कोफैक्टर देख लो तीसरे वाले का, ये होगा आपका -3 माइनस कितना होगा 7, पॉजिटिव है ना, 1/3 तो पॉजिटिव है, इवन है, इवन है, तो सीधा -7 लिख दो। मैं आपको यही बता रहा था कि अगर इस को फैक्टर को किसी और रो से मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी रो, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि ये फर्स्ट रो के को फैक्टर है। तो अगर मैं बोल रहा था इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ले लो, कौन सी ले लो, सेकंड रो ले लो, सेकंड रो के साथ जरा मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू -7, ठीक है, +1, सेकंड रो में 1 है नहीं, +1 इंटू 2, ठीक है, और क्या हो गया प्लस, ये कितना हो गया 2 इंटू -7, आंसर क्या आ रहा है 4, ये गलत लिखा है हमने, इसका 4 था, क्या लिख रहे हैं हम भी, 4 फैक्टर यहाँ पे -7 नहीं 4 है ना, तो ये कितना हो गया 12 + 2 14 -14 यानी 0। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक ही रो के, एक रो 1 के उसी से को फैक्टर मल्टीप्लाई को फैक्टर ऑफ रो 1, तो मेरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बट अगर मैं को फैक्टर ऑफ रो 1 ले रहा हूँ, को फैक्टर किसी और रो के ले रहा हूँ, रो कोई और ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मेरा क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा आंसर 0 आएगा। ये पॉइंट मुझे ध्यान रखना है, यस और नो। अब एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है भैया वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बता दो, इसमें बता दो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ कैसे करोगे, सिंपल स्टेप में बताओ कैसे करोगे, सिंपल स्टेप में कैसे करोगे आप। तो क्या करूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 6i, ये कितना बचा 3i इंटू आई। अब आपको पता है i इंटू आई, तो ये आपने पढ़ा ही हुआ पिछले साल, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर होता है। तो 6i इंटू 3i इंटू आई कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, 3i स्क्वायर, यस और नो। अच्छा, आई कितना होता है -√1, तो आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना हो गया 3i स्क्वायर यानी -3, ठीक, ये -3 हो गया, ये कितना हो गया -3 + 3, -3 हुआ, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस था, तो -3 यहाँ पे किया तो +3, ये तो 0 बन गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है। नेक्स्ट में इसको 0 लिख देते हैं, यहाँ पे लगाया माइनस का साइन, क्या लिखोगे -3i, -3i और -3i, ये +3i हो गया, ब्रैकेट में देखो
4 इंटू आई, 4i, यस और नो, ठीक है, 4 इंटू आई, और ये कितना हो गया -20, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस 20 प्लस 20 हो गया, ठीक है। लास्ट क्या बचा आपका 1, और ये कितना हो गया 4 इंटू 3 12, 12, और ये कितना आ गया 12 माइनस 60 आई, ठीक है। तो यहाँ पे से तो ये तो 0 हो गया, ये कितना बचा आपका 12i² प्लस 60i प्लस 12 माइनस 60i, आई 60i से 60i कट गया, 12i² का क्या आएगा आंसर, i² है -1, -12 प्लस 12, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो x प्लस ये पूछ रहा है आपसे आई वाई कितना होगा, बताओ x प्लस आई वाई कितना होगा, x प्लस आई वाई, ये डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया है, इसको सॉल्व किया ना अभी अपन ने, 0 आया, तो x और y भी क्या रहे होंगे, 0 ही रहे होंगे। x और y क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ में आया ये क्वेश्चन, हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और x और y के, यही है ना इक्वेशन, x प्लस आयोटा y, आंसर तो डिटर्मिनेंट का 0 है, इसका मतलब x भी 0 रहा होगा और y भी 0 रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो आज का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज समझने के लिए आप पहले मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, वहां पे ध्यान से उन सबको समझना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 D1, ठीक है। अब यहाँ पे इसी डिटर्मिनेंट को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, अभी बस चीजों को देखो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। इसी डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट 1 ले लो, ये डिटर्मिनेंट, इसी को दूसरे तरीके से लिखा मैंने, क्या कर दिया यहाँ पे कॉलम को रो बना देता हूँ, A1 C1 B1 D1, ये कर दिया। और कैसे लिख सकता हूँ मैं, चीजों को भी ध्यान से देखो, इसी डिटर्मिनेंट से चीजों को कैसे लिख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट रो को, और सेकंड रो को एज इट इज रहने देते हैं हम, सेकंड रो को एज इट इज रहने देते हैं, C1 D1 है ना यहाँ पे, ठीक है। और देखो और क्या कर सकता हूँ मैं इस पे, मैंने यहाँ पे लिखी फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम लिखा A1 C1, फर्स्ट कॉलम लिखा, और उसमें से मैंने कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड किया 5 टाइम्स सेकंड कॉलम, 5 टाइम्स सेकंड कॉलम ऐड कर दिया, किसमें, फर्स्ट रो में, 5 टाइम्स सेकंड कॉलम ऐड कर दिया फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को एज इट इज लिख दो। तो ये सब चीजें क्या करी है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, ये सब हो क्या रहा है, ये जो हमने एक ही डिटर्मिनेंट से अलग अलग डिटर्मिनेंट बना दिए, कैसे बनाए, क्या हुआ, ये सब मैं आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाने वाला हूँ। एक मैंने आपको ओवरलुक दिया, बस जस्ट काइंड ऑफ आपको ओवरलुक दिया कि प्रॉपर्टीज में हम ये सब चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लें, इसलिए पहले मैट्रिक्स कराया ताकि मैट्रिक्स में और इसमें आप कंफ्यूज ना हो। पहली प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। आप रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैं इसके रो को कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, और कॉलम को रो बना देता हूँ, ठीक है, इसके कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। कई लोग प्रूफ नहीं बताते, सीधा बता देते हैं कि भैया कोई फर्क नहीं आएगा, और बच्चे को समझ में नहीं आता, वो काइंड ऑफ रट्टा हो गया, रट्टा नहीं करना अपने को, ठीक है, अपने को समझना है ये कैसे होता। तो क्या बोल रहा है पहली प्रॉपर्टी में सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अगर रो और कॉलम आप बदल दो, ये रो थी इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये रो थी इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो थी इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो जब आप रो को कॉलम बना दोगे तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, अगर इसका आंसर 2 आ रहा है तो इसको निकालने पर भी 2 आएगा, ये पहली प्रॉपर्टी कहती है। देखो कैसे होता है, ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे A1, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखोगे B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है, और क्या लिखोगे आप,
फिर आप लिखोगे -B1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, A2C3 C2A3। -C2A3, ठीक है। अभी 2 ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो पूरा लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 से ही देख लो आप, बाकी लास्ट वाला भी चलो लिख ही लो, C1, ठीक है। और यहाँ पे लिखो A2B3 -B2A3, ठीक है। ये हो गया मेरा इस डिटर्मिनेंट का, इस डिटर्मिनेंट का मैं नाम देता हूँ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया। अब मैंने जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना आंसर बताया था तो मैंने ये बोला था आप रो को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो, कॉलम को भी। तो यहाँ पे अब मैं क्या सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को देखो, इसमें मैं कॉलम को सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं कॉलम को सॉल्व करूंगा तो पहला रो पहला कॉलम क्या बचा मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो सिंपल सी चीजों को देखो। A1 के लिए कि A1 के साथ मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना चीजों को। A1 के लिए क्या बना, B2C3 और B3C2 सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा, यस और नो। B2C3 -C2B3 मल्टीप्लाई में किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। B3C2 लिख लो या C2B3। दूसरा देखो माइनस का साइन, B1 ये कटा, ये कटा, क्या बचा A2C3 और क्या बचा C2A3, ठीक है। सिमिलरली लास्ट में भी। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि अगर मैं एक डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ये अनचेंज रहती है वैल्यू, ठीक है। ये हमने देख भी लिया कि वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक है। वैल्यू विल रिमेन सेम। इसको चेंज करना, जैसे मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज पढ़ते थे वैसे ही इसको ट्रांसपोज पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है ये, एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज और एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर होती है। वहां पे हम क्या पढ़ते थे, एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर होता है तो सिमेट्रिक कहते हैं। ये बराबर होता था तो ये जरूरी नहीं थी, नेसेसरी नहीं होती थी कि ये होगा ही होगा, ये यहाँ पे नेसेसरी नहीं थी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। होता तो सिमेट्रिक कहते थे इसको, बट यहाँ पे क्या है, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होगा ही होगा। इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। तो एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज क्या होता है, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। वहां पे अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो वैल्यू यानी आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, अब यहाँ पे फर्क आ गया चीजों पे। अभी क्या था, हमने खाली सारी रो को उठा के कॉलम बना दिया था, बस इतना किया था। अब वो बोल रहा है अगर आप कोई 2 रो या 2 कॉलम में छेड़छाड़ करोगे तो साइन में बदली हो जाएगी। क्या मतलब है भाई, सिंपल सा डिटर्मिनेंट देखो, मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैं बोलता हूँ कि मैं इसमें से क्या करूँ, एक रो बदल दूं। अगर मैं एक रो बदलूं खाली तो क्या होगा, ये वाली रो को ऊपर लिख देता हूँ, ये वाली रो को ऊपर लिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये लिखा डिटर्मिनेंट, कौन सी रो, सेकंड रो को फर्स्ट बना देते हैं, तो क्या होगा ये A2 B2 C2, ठीक है। और फर्स्ट रो को सेकंड बना देते हैं, A1 B1 C1 A3 B3 C3 को लास्ट वाली को ऐसे ही रहने देता है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो ये हम डिटर्मिनेंट 2 निकाल रहे हैं ना बच्चों, ये क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 रो में छेड़छाड़ करी है, पहली रो और सेकंड रो में छेड़छाड़ करी है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट। अगर आप फर्स्ट रो को यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, सेकंड रो बना दिया, सेकंड रो को क्या बना दिया, फर्स्ट रो बना दिया। तो जब आप ऐसी छेड़छाड़ करोगे, 2 रोज को इंटरचेंज करोगे, खाली डिटर्मिनेंट में हमने रोज में छेड़छाड़ी किया, रोज हो या कॉलम हो सकता है यहाँ पे मैंने कॉलम रोज लिए, आप कॉलम में भी ऐसे 2 हो सकता है, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को मैं आप आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर रोज और इधर कॉलम। अगर 2 रोज या 2 कॉलम को छेड़छाड़ करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू सपोज अगर इसकी 5 आ रही थी तो इसको चेंज करने पे क्या आएगी, -5 आएगी। क्यों -5 आएगी, क्लियर है, समझ में आया। अब आते हैं, सपोज मैंने इसको फर्दर चेंज कर दिया,
ठीक है, ये वाला आपका था डिटर्मिनेंट। इसको फर्दर चेंज करते हैं। देखो तो एक मैं इसको फर्दर चेंज कर दूं, मैं अगर मैं इसको फर्दर चेंज कर दूं यानी तो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। अब फर्दर चेंज क्या हो रहा है इसमें ध्यान देना, A2 B2 C2, ये A1 B1 C1 था ना, A1 B1 C1, इसको मैंने क्या करा, A1 B1 C1 को मैं लास्ट में लेके चला जाता हूँ, स्किप कर गई, यानी ये वापस से क्या हो गई, ध्यान से देखो, ये हो गई है आपकी यहाँ पे A3 B3 C3 और ये A1 B1 C1 नीचे चली गई। तो सिंपल सी बात है, अब इसको भूल जाओ आप, खाली इन दोनों को देखो। यानी अगर ये मेरा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था और इसमें मैंने क्या की, दो रोज की बदला करी, यहां से लेकर यहां तक, खाली ये डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 को देखो। अभी इसमें मैंने क्या की, दो रोज को इंटरचेंज किया। तो मैंने क्या बताया, जब कभी आप दो रोज को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू क्या बन जाती है, नेगेटिव। आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे ये जो अल्फा 2 है, अल्फा सॉरी 3 निकाला है हमने, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ अल्फा बोल रहा हूँ सॉरी, डिटर्मिनेंट 3 निकाला है जो, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट 2, यस और नो। इस वाले डिटर्मिनेंट में तो मैंने दो रोज चेंज करी है, कौन कौन सी चेंज करी है, सेकंड और थर्ड। इससे देखो, इस वाले डिटर्मिनेंट से देखो, अभी उसको भूल जाओ, इस वाले डिटर्मिनेंट में फिर मैंने चेंजेस करे, दो रोज चेंज कर दी। तो जब कभी आप दो रोज चेंज करते हो तो साइन नेगेटिव निकल जाता है। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्या होगा, अब आप पूरा, अब तीनों को मिला दो और तीनों को देखो, अल्फा 2 -1 है। अब जब पहले और तीसरे में रिलेशन बना लेते हैं, अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 क्या है, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट 2 क्या है, -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट 2 की जगह पे क्या लिख, अगर मेरे को डिटर्मिनेंट 2 की जगह पे 3 लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, डिटर्मिनेंट 2 की जगह पे सर आप लिख दो माइनस डिटर्मिनेंट 3, ठीक है, ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा, ये आ गया माइनस डिटर्मिनेंट 1, माइनस से माइनस कटा, डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3। ये कंडीशन कब होगी, देखो सिंपल सी बात देखो बच्चों, अगर दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं ना, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा माइनस, नया डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन लगा दोगे आप। बट अगर एक वाली रो थी, अब यहाँ पे तीनों को देखो, फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड में क्या कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान से देखना, पहली रो उठ के कहाँ चली गई, तीसरे में चली गई, सेकंड को भूल जाओ, पहली रो अगर उठ के तीसरे में चली जाएगी, पहली रो उठ के अगर स्किप करा इसने, कितनी रो स्किप करी, ये वाली रो भी स्किप करी और ये यहाँ पे चली गई, दो रो स्किप करी, पहली और दूसरी स्किप करके ये कौन सी रो बन गई, थर्ड रो बन गई। अगर दो की स्किपिंग होती है, दो की स्किपिंग होती है, किसकी स्किपिंग होती है, दो की स्किपिंग, एक रो दो की रो स्किप कर लेती है, दो कॉलम स्किप कर लेती है, तो साइन सेम रहता है, इवन मैं कहूंगा वैल्यू भी सेम रहती है, ये वैल्यू आपकी दोनों डिटर्मिनेंट की सेम रहेगी। यहाँ पे क्या हुआ था, आपकी दो कॉलम्स ने स्किपिंग करी थी, कितने कॉलम्स ने स्किपिंग करी थी, देखो यहाँ पर रिमार्क में भी डाल दिए, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जम्प्ड, ठीक है, ओवर एन रोज और कॉलम, then the resultant determinant is -1 n into determinant, -1 n into determinant क्या भैया, कितना डिटर्मिनेंट ने जंप किया, सर यहाँ पे दो जंप किया, ठीक है, ध्यान से समझो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, चीजों को अच्छे से समझना स्टार्ट करो। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम कि अगर ये रो सिर्फ आपस में एक दूसरे से एक ही स्किपिंग करती है तो नेगेटिव साइन लगा दो, और ये रो वाली आपकी बन गई जी थर्ड रो, ठीक है, ये रो जंप करके कहाँ चली गई, नीचे चली गई, बिल्कुल कहाँ चली गई, और आपके ऊपर कौन सी आ गई, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये A1 A2 A3 कहाँ चली गई, दो जंपिंग करी है इसने, तो दो जंपिंग करेगी, तो जो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर होगा और जो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर ये खाली दो रोज आपस में इंटरचेंज करती है, ये सिंपल बोलूं एक ही जंपिंग करती है, खाली एक ही जंपिंग करके ये सेकंड रो बन गई, ये खाली सेकंड रो बन गई, ठीक है, इंटरचेंज कर लिया इसने सेकंड रो से अपने आप को, तो क्या होगा आपका, इसका आंसर इस वाले के नेगेटिव हो जाएगा बस।
अगर ये डिटर्मिनेंट 1 था तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 कितना हो जाएगा, -1। समझ में आया? यस और नो? किसी को नहीं आया तो पूछ लो, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो की जंपिंग होगी तो सेम रहेगी वैल्यू, रो या कॉलम। हो सकता है अभी मैं रो से ही लूंगा सारे एग्जांपल, और कॉलम से भी समझ लेना, ठीक है। अगर एक रो 2 की जंपिंग करती है तो वैल्यू सेम रहेगी, सिंगल जंपिंग करती है तो क्या रहेगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी इसकी वैल्यू जो होगी, अगर ये क्यों ऐसा, क्यों सर? आप खुद देखो ना तीसरे वाले में क्या हो रहा है, तीसरे वाले में आप खुद देखो क्या होगा। ये जरा A1 को निकालना, जरा कोई भी A1 को निकाल के देखो जरा, A1 जरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। फर्स्ट ये हमने ली, अब मैं थर्ड रो सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने बोला डिटर्मिनेंट में कोई भी ले सकते। थर्ड रो सॉल्व करना, क्या आया, B2C3 माइनस B3C2। इसको सॉल्व करो जरा, B2C3 माइनस क्या आएगा, B3C2। आंसर सेम आता है, ठीक है। जब दो की स्किपिंग होती है तो आंसर सेम आता है, जब आप एक की स्किपिंग करते हो तो आप खुद सॉल्व करके देखना, आंसर नेगेटिव आए। आंसर इन दोनों को, तीनों को एक्सपैंड करके देखना। जब घर पे करोगे इसको भी एक्सपैंड करना, फिर इसको एक्सपैंड करना। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे देखोगे माइनस बाहर निकल रहा है, एक सारी वैल्यू में से माइनस कॉमन निकल जाएगा। जब आप दो की स्किपिंग करोगे, फर्स्ट को तीसरी बना दोगे, तो आप देखोगे कि जो इसमें आंसर आता है, एक्सपेंशन होता है, सेम एक्सपेंशन इसी में हो रहा है। पहला मैंने बता भी दिया, इसका एक्सपेंशन मैंने आपको बताया आएगा A1 B2C3 माइनस B3C3, ठीक है। पहला ही बता रहा हूँ खाली, यहाँ पर भी देख लो, ये कटा ये कटा, A1 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। कितना आ रहा है, B3C2 माइनस B2C3, ठीक है। क्लियर है, यस और नो? क्लियर है, Yes. ओके। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। पहली प्रॉपर्टी समझ लो, पहली प्रॉपर्टी में क्या बोला कि अगर भैया रोज कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जिसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं, आंसर सेम रहता है, ठीक है। पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोला कि अगर आप एक रो स्किप कर रहे हो तो जो डिटर्मिनेंट पहले वाले की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, दूसरे डिटर्मिनेंट की। क्यों? और अगर स्किपिंग आपकी दो हो रही है, एक रो दो रो को स्किप करके जा रही है, दो रो जंप कर रही है, स्किप कर रही है, आंसर क्या रह जाएगा आपका, पहला और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसका आंसर सेम रह जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे डिटर्मिनेंट में रो ने कितने की जंपिंग की है, दो की जंपिंग की है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है। क्या बोल रही है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बोल रही है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बच्चों सारी डिफरेंट है, तो अच्छे से समझ लो। अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल, कॉलम रोज ऑब्लिक कॉलम, ठीक है, आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। प्रोपोर्शनल का मतलब, प्रोपोर्शनल का मतलब सपोज एक रो है मेरी 1 2 3 और दूसरी रो है मेरी 3 6 9, तो आप देख रहे हो ना प्रोपोर्शनल है, यस और नो? प्रोपोर्शनल है ना, 1 into 3 ये क्या है, हर दूसरी रो में से सब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं यहाँ पे तो दूसरी रो भी क्या हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दिए, ये ध्यान देने वाली बात है। प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक रो 1 2 3 है तो दूसरी रो भी 1 2 3, ये आइडेंटिकल होगी। प्रोपोर्शनल मतलब कॉमन निकल रहा है। अगर कोई भी रो आपकी सेम है या कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो, आप खुद देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। क्या बोला उसने, अगर कोई भी रोज आपकी ऑब्लिक कॉलम सेम है बच्चों, ठीक है, या रोज और कॉलम आपके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल होने पर भी, क्यों बताऊंगा अभी, नेक्स्ट में बताएंगे क्यों, बस अभी इतना याद रखो, प्रोपोर्शनल होने पर भी जीरो हो जाती है। रोज और कॉलम अगर आपके सेम है या प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो जीरो। क्यों? देखो पहले तो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या है इसमें, रो सेकंड सर और रो थर्ड बराबर है, बिल्कुल रो सेकंड और रो थर्ड बराबर है। जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये हुआ P, ब्रैकेट में ये क्या हुआ, ZY माइनस ZY, जीरो माइनस Q,
एक्स जेड माइनस एक्स जेड 0, लास्ट वाला क्या था आर, इसका निकालो एक्स वाई माइनस वाई एक्स 0, क्या आया एक्स वाई माइनस, को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स, तो आंसर 0 आता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल में भी मैं अभी बताऊंगा, ये दूसरा वाला आप देखोगे ना, अभी नेक्स्ट पहले प्रोपोर्शनल से पहले एक चीज और बतानी है इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज प्रोपोर्शनल है, कौन सी रोज प्रोपोर्शनल है, तो बताना चाहेगा। तो रोज प्रोपोर्शनल है, कॉलम प्रोपोर्शनल है, क्या बताओ क्या प्रोपोर्शनल है इसमें से, तो बताना चाहेगा क्या चीज प्रोपोर्शनल है, रोज या कॉलम, फटाफट बताओ रो क्या चीज प्रोपोर्शनल है। रो रो कैसे प्रोपोर्शनल है, कौन सी रो किसके प्रोपोर्शनल है ये बताओ। सेकंड रो थर्ड के। सेकंड थर्ड के कहाँ प्रोपोर्शनल है भाई, नहीं है प्रोपोर्शनल, गलत। कहाँ से प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अभी जस्ट एग्जांपल भी लेके दिखाया, प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल क्या है, ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम प्रोपोर्शनल है सेकंड कॉलम के, ये सेकंड कॉलम प्रोपोर्शनल है फर्स्ट कॉलम। ये क्या है 1 2 3, ये क्या है 2 4 6, 2 4 6 में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 ये तो बचेगा, ऐसा ना, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये यूं बोलो 1/2 करूँ, 2/4 करूँ, 3/6 करूँ, तो सेम ही रेशियो आ रहा है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल होती है तो भी आंसर 0 होता है, वो मैं बताऊंगा क्यों, तो भी आंसर 0 होता है। ठीक है, या तो सेम हो रो, या तो प्रोपोर्शनल हो, रो कॉलम कुछ भी, अगर प्रोपोर्शनल होगी तो 0 हो गया आंसर। ये समझेंगे पहले, ये तब कब समझ में आएगा, पहले की वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 समझो। हम क्या करते थे मैट्रिक्स में भैया, अगर एक मैट्रिक्स दिया होता था मेरे को, जिसमें सपोज ये दिया हुआ मैट्रिक्स और इसके बाद 4 दिया हुआ है मैंने, तो मैं इसमें क्या कहता था, भैया मैट्रिक्स है तो हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता था 4 0 8 12, ऐसा और यही करते थे मैट्रिक्स में हम, ये करते थे। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर आप किसी एक टर्म को मल्टीप्लाई, अगर आप किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, डिटर्मिनेंट है। सोचो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 0 2 2 1 0 3 1 6, तो अगर यहाँ पे मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि इससे आंसर मेरा वैल्यू में आता है, मल्टीप्लीकेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो किसी एक रो, किसी एक कॉलम, किसी से भी कर सकता हूँ, इस 2 को मैं इस रो से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ, आंसर वही आएगा। यहाँ पे मैं 2 0 4 कर सकता हूँ, ये 2 तो हट जाएगा, बाहर से मल्टीप्लाई हो गया 2 1 0, ये नया डिटर्मिनेंट बन गया। तो इस जो नए डिटर्मिनेंट की बच्चों वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालते हो 2 से मल्टीप्लाई करते, सपोज इसकी वैल्यू 4 आई, सपोज मान लो इसकी वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 करोगे 8 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक रो, कोई भी एक रो, कोई एक कॉलम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू निकालो, तो भी मेरा आंसर 8 ही है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई भी एक रो कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किसी एक रो कॉलम से वैल्यू बाहर निकाल सकते हो, किसी एक रो एक कॉलम से वैल्यू बाहर निकाल सकते हो। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक रो कॉलम को ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 रो 3 कॉलम को नहीं करना। मैट्रिक्स में होता था, मैट्रिक्स खाली अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट करते थे इसलिए सबको मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है, सिंगल नंबर की बात हो रही है। क्लियर है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो कॉलम में से कॉमन। ठीक है, समझ में आए। अब ध्यान से देखो, ये वाला मैट्रिक्स था जिसमें मैं कह रहा था आंसर 0 आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट, सॉरी। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने में क्या पता चलता है कि सर ये वाली रो से आपने अभी समझाया कि अगर हम कॉमन निकालना चाहे, मल्टीप्लाई भी करते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन सब में से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या रह गया मेरे पास 1 2 3, कॉलम या रो किसी से भी आप कॉमन निकाल सकते हो, 1 2 3 7 8 9, मैंने 2 कॉमन निकाल लिए। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने क्या बताया था ऊपर वाले में, अगर कोई भी 2 या 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम आपके कैसे हो जाए, एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है,
सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 अंदर की, तो 2 इंटू 0 0, ठीक है 2 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। भले ही आप इसको निकाल के भी देख लो तो भी ये 0 ही आएगा, तो भी ये आंसर 0 ही आएगा। समझ में आया? तो हम कॉमन निकाल भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मेरे को सपोज इसी मैट्रिक्स को मैं 10 तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, इसी मैट्रिक्स को 10 तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने बताया था सबसे पहली प्रॉपर्टी में कि इसका ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं यानी रो को कॉलम बना दूं, कॉलम को रो बना दूं, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब ये सब चीजें करके देखो अपने एंड से, तो बहुत क्लियरिटी रहेगी। नहीं करोगे, खाली देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। रो को कॉलम बना दो 1 2 7 2 4 8 3 6 9, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। आंसर में कोई बात? हाँ पूछो पूछो, आंसर इसका भी सेम ही रहेगा। क्या किया मैंने 1 2 7 2 4 8 3 6 में रो को कॉलम बना दिया, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। ऐसा और नो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो आपको ही समझना है कि आपको कैसे आंसरों को इजी बनाना है, कैसे आंसरों को इजी बनाना है, ये आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे से भी 2 निकल रहा है कॉमन, जरा इस रो में से 2 कॉमन निकाल लो। ये मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 1 2 3 1 2 3 7 8 9। इसका आंसर निकालोगे, इसका आंसर निकालोगे तो मैंने क्या बोला, 2 रो सेम हो या कॉलम सेम हो आंसर 0 होता है। आंसर आ गया 0, ठीक है 2 इंटू 0, ठीक है आंसर क्या आ गया 2 इंटू 0। आप प्रियांशु पूछो, एंट्रेंस मत करो, पूछ लो, पूछो। No, sir. वो गलती करी। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए सीधा सीधा ये बोलने की बजाय कि कॉमन निकाल के फिर मैं 0 करूं, तो आपको बस ये समझना है कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल भी होंगे ना, प्रोपोर्शनल भी होंगे, सेम होंगे तो 0 है ही है, प्रोपोर्शनल भी होंगे तो भी वो आंसर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि हम कॉमन निकाल सकते हैं और फिर वही बचेगी टर्म्स और 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कॉमन निकाल सकते हैं। ये चीज में मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है, मैं मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट रो को कर दिया, मैं इसमें फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करता है, यानी ये हो जाता 2 2 से मल्टीप्लाई करता 4 6, ठीक है। और बाकी क्या आपका एज इट इज कॉलम वापस एज इट इज रख दो, तो इसका आंसर भी वही आता जो इसका आंसर आता। अगर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो जो आंसर आएगा, या 2 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा, 2 को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, कहीं भी मल्टीप्लाई करो किसी भी रो कॉलम से, आंसर विल रिमेन द सेम, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा भैया? आप एक बात बताओ सिंपल सी, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों ऐसी धोखेबाजी कर रहे हो, यही समझ में आएगी ना, यही लगेगा आपको। सिंपल सा देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये बात कई बच्चों को बाद में भी समझ में नहीं आती। ठीक है, ये एक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो जरा 2 को। इन सब का आंसर सेम ही रहेगा, इस सब का आंसर सेम ही रहेगा। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? ठीक है, सॉरी, इन दोनों का आंसर सेम रहेगा, इसका नहीं। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 है उसका आंसर सेम रहेगा। डिटर्मिनेंट 1 में तो 2 मल्टीप्लाई किया ना हमने, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 2 और 3 का आंसर आपका सेम ही रहेगा। अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही रहेगा। क्यों ऐसा होता है बच्चों? क्योंकि 2 आप ना कॉमन निकाल सकते हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, आप 2 ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। हमने क्या सीखा था डिटर्मिनेंट में, कोई भी रो से सॉल्व कर लो सर, कोई भी कॉलम से सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट का आंसर नहीं बदलता। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कोई भी रो से में मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में बदली नहीं होगी। ठीक है, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है।
ठीक है, ये मतलब यही बोल रहा है कि आप कॉमन भी किसी प्रॉपर्टी से ले सकते हो। देखो ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें के से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो। या अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आप किसी कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट रो में भी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। और अगर किसी रो में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों को, क्या रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितना आसान प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नीचे 24 दिख रहा है, 24 दिख रहा है तो 24 बाहर निकाल लो। आंसर क्या बचा ऊपर, आपने जो रो से निकाला उसी को ध्यान रखना। मैंने सेकंड रो से निकाला है, तो ऊपर क्या बचा मेरा, 20 माइनस 15, ठीक है, 24, और ये तो कॉमन आ गया आपका, 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। -20 + 5, 24 इंटू -15, यस और नो, यही आएगा। सही है गलत है, 24 इंटू, अच्छा सॉरी, -15 था ना, सॉरी, -5 हाँ हाँ गलत हो गया वो। 20 -20 + 15 ना, ये कितना आएगा, -5, सॉरी, ये कितना आया, -120। ठीक है, अब एक मैं इसी में देखो आपको मल्टीपल चीजें करके दिखाता हूँ। ऊपर वाले से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर वाले से कॉमन ले लो सर, आप 5 कॉमन ले लो। ठीक है जी, 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा आपका, 4 -3, और यहाँ पे, यहाँ से 24 भी कॉमन ले लो। लो, तो ये यहाँ पे क्या बचा, 1 -1, तो 24 इंटू 5 कितना होता है, 120। अंदर कितना बचा, -4, -3 + 3। आंसर सेम आया कि नहीं आया, कॉमन आप निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट से, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। Yes. एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। अब बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स में भाई, ये अब कई बच्चे क्या है जिनको नहीं पता प्रॉपर्टी अच्छी, वो इसको सॉल्व करने बैठ जाएगा, वो इसको सॉल्व करने बैठ जाएगा और इसमें अपना दिमाग खराब करेगा। दिमाग खराब करना ही नहीं इसमें, दिमाग खराब करना ही नहीं इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट कॉलम की तरफ ध्यान से देखो, इसमें से एक कॉमन निकाल लूं, इसमें से एक कॉमन निकाल लूं, मैंने एक कॉमन निकाल लिया, क्या बचा मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे बचा ए बी, और क्या बचा, ए कॉमन निकाल लूं, या फर्स्ट रो से भी निकाल सकता हूँ मैं, फर्स्ट रो से निकाल लो, फर्स्ट रो से भी ए कॉमन निकाल सकता हूँ, रो से जल्दी समझ में आता है बच्चों को। तो ए फर्स्ट रो से कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बचा ए बी सी, ठीक है, और फिर क्या करूँ, सेकंड रो से मैं बी कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से बी कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बचा आपके पास, ए बी सी, ABC. यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, सी कॉमन निकालना चाहो तो निकल सकता है आपका, सी कॉमन ABC. चाहे निकाल लो। देखो वैसे सी, ये इसमें से कुछ कॉमन निकालने की जरूरत है, ईमानदारी से बताओ मैं, अगर आपने चीज पकड़ ली है तो बता दो ईमानदारी से, निकालने की जरूरत है कि एज इट इज उतार दो, ईमानदारी से बताओ, अगर प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ रहे हो तो निकालने की जरूरत है, एज इट इज लिख दो। मुझे नहीं लगता बच्चों निकल रहा है सी, बट मुझे नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, अरे भाइयों, फर्स्ट रो और सेकंड रो बराबर हो गए। 0. मैंने क्या बताया, जब भी कोई दो आइडेंटिकल हो जाती है तो वो तो जीरो हो जाता है ना, तो ए बी इंटू जीरो, दैट इज, इसको छेड़ना ही नहीं ना, हम क्यों छेड़ें इसको, तो हमारी दो रो बराबर हो गए, आइडेंटिकल हो गए, आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझना। इस सम, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो oblique column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants of the same order। क्या बोल रहा है ये, देखो ऊपर क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 + x + b1 + y c1 + z, ठीक है, और नीचे ये दिया हुआ है ऐसे। ये सिंपल ये बात बोल रहा है, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो सेम ही रहेंगे, और प्लस यहाँ पे
एक्स वाई जेड A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसको एज हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। तो डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट की तरह हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट की तरह हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हुई चीज? ठीक है, क्लियर हुई चीज। सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट की तरह मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ अगर कोई भी चीज मुझे एज अ सम दी हुई है। एज अ सम दी हुई है तो टू और मोर डिटर्मिनेंट की तरह मैं उसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्लियर है? ठीक है। अगर सपोज आपको 3 दिया हुआ, जरूरी नहीं है ये हमेशा रो में ही रहेगा बच्चों। अगर ये यहाँ पे सपोज ऐसा होता, यहाँ पे दिया होता है A1 A2 A3, यहाँ पे अब इसको मैं लिख तो सकता हूँ ना ऐसे, B1 + X B2 + Y और B3 + Z। तो इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी आप कर सकते हो। मैं बार बार रोज का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कॉलम से भी वही, कॉलम में भी वही चीज रहेगी, कॉलम में भी वही चीज रहेगी। ठीक है। और एक और ऐसा ही लिख लेना जिसमें B1 की जगह पे अब क्या होगा? X होगा, XYZ। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है रोज में ही हो, कॉलम में भी वो चीज वैलिड प्रॉपर रहती है। ठीक है, क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज की तरफ ये दिया हुआ है, मैंने आपको करके इसमें डाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं अब अभी तक एक बारी प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी करी कि एक डिटर्मिनेंट, और अगर मैं डिटर्मिनेंट में रोज और उसकी कॉलम बदल दूं तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं बदलती। दूसरी प्रॉपर्टी ये पड़ी कि अगर एक डिटर्मिनेंट है उसमें मैं एक रो दो रोज को बदल देता हूँ अपने, यानी एक जंप आ रहा है, जंपिंग हो रही है खाली वन की, एक रो जंप कर रही है, एक रो जंप कर रही है तो इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो वो डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा दूसरे डिटर्मिनेंट की। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया। तो जो नया डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट। दूसरा बात, अगर जंपिंग दो की हो रही है, दो रो स्किप कर जा रही है, तो रो 1 बन जाती है आपकी रो 3, यानी दो स्किपिंग कर गई वो, फर्स्ट और सेकंड स्किप करके थर्ड बन गई, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। चौथी प्रॉपर्टी बताई, चौथी तो नहीं बताई थी, चलो पहले पांचवी बताई थी, उसको पहले चौथी लिख देता हूँ कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी रो में या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू पूरी 2 की जगह पे मैं लिख देता हूँ के, 2 तो एग्जाम्पल लिया ना, के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पांचवी आइडेंटिटी थी वो, मान लो अगर आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है कोई भी रो कॉलम, वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी छठी, वैसे तो पांचवी प्रॉपर्टी थी, छठी लिख देता हूँ। अगर कोई भी रोज में ऐसे दी हुई है, सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, तो आप उन्हें सेपरेट करके दो डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, सेपरेट करके दो नए डिटर्मिनेंट, टू न्यू डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हो, वैल्यू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे देखो, बोल रहा है शो दैट ये वाली चीज आपकी इक्वल्स टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है इसको भैया, लाला एक्सपेंड करने वाला काम करना ही नहीं अपने को, क्यों बोल रहा है? और सीधा बताओ ये भाई 0 है, तो क्या करेंगे इसको? इसको क्या करेंगे? क्या करते हैं सर, क्या करेंगे इसमें? ये जो मिडल वाला है ना, मिडल वाली रो, सेकंड रो, इसको खोल देते हैं। ठीक है, खोल दो, इसको खोल दो, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका? ABC 2x 2y 2z x y z। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि भैया 2 से मल्टी, मिडल वाली टर्म देख रहे हो ये वाली, क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है बच्चों इसमें, कोई बताएगा? यस सर नो, क्या हो रहा है इसमें बताओ? ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है? पूरी की पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ से 2 बार निकाल लो, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी रो से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है
इसको ऐसे लिखने की बजाय इसमें से 2 पूरा बाहर ही लिख देते हैं। ये लो जी 2 बाहर लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले तो मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिखा, अलग अलग करने के बाद मैंने देखा इस पे क्या बन रहा है 2x 2y 2z। तो अगर मैंने बोला कोई भी एक रो से कॉमन भी आप निकाल सकते हो और उसमें कॉमन मल्टीप्लाई करते हुए ये बताया कॉमन भी निकाल सकते हो। ये रो थी के मल्टीप्लाई और बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कॉमन रो कॉलम से भी निकाल सकते हो, कॉलम से भी। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई निकल वो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे चीज देखने को क्या मिले, बहुत अच्छी चीज दिख रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर है 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम के बराबर है 0। विदाउट एक्सपेंडिंग 0 कर दिया हमने इसको, विदाउट एक्सपेंडिंग हमने इसको 0 कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल डाला हुआ है कि ये चीज आपकी प्रॉपर्टी वाली कॉलम में भी होती है। कॉलम में भी आप प्लस करके लिख सकते हो, कई बच्चों को डाउट रहता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। कॉलम में भी प्लस करके आप चीजों को लिख सकते हो। अगर कॉलम में कुछ प्लस में दिया हुआ है तो उसको भी अलग अलग करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये प्रॉपर्टी का थोड़ा एक्सपेंशन क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 3 का दिया हुआ है सम, अरे ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया कॉलम वाला। अगर 3 का सम दिया हुआ है तो उन तीनों को भी अलग अलग करके आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे 3 का सम दिया हुआ है तो तीनों को अलग अलग करके आप 3 डिटर्मिनेंट लिख सकते हो और फिर उनका आंसर निकाल के सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज। अब आते हैं बच्चे एक और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे, वो देखते हैं हमारी वो क्या ऑब्जर्वेशन कहती है। वो ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और ये चलता जा रहा है और ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है 10 A1 B1 या 20 ले लेते हैं, 10 का क्यूब और कितना हो गया A2 B2 B3 B3। आपने कुछ चेंज नोटिस किया, आपने नोटिस किया भैया ये प्लस में है। अभी जस्ट आपको मैंने ऊपर बताया, कई बच्चे खाली ये चीजें देखते हैं कि प्लस में है तो मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर प्लस में दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, ये कॉलम क्या थे, कॉलम है और ये प्लस में है, प्लस में है तो मैंने इसको तोड़ दिया मैंने और अलग अलग कर दिया। बिल्कुल तोड़, जब तोड़ के आप अलग अलग लिख सकते हो तो अलग अलग चीजों को जोड़ के भी तो लिख सकते हो। चीजों को दोनों एंड से देखना सीखो बच्चों, चीजों को दोनों एंड से देखना सीखो। कई बच्चे खाली इतना ही समझते हैं कि मुझे ये दिया हुआ है प्लस में तो मैं इसको तोड़ दूंगा। ठीक है, बट अगर आपको कोई दो चीजें प्लस में दी हुई है, यहाँ पे कॉलम सेम है ना, तो आप इन दोनों को प्लस करके भी तो लिख सकते हो। यहाँ से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ से भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ये 3 मुझे अलग अलग दिए हैं, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम अलग है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कंबाइंड भी तो लिख सकते हैं, कंबाइंड भी तो लिख सकते हैं। कंबाइंड को तोड़ के लिख सकते हैं और तोड़ के टूटे हुए को कंबाइंड लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे सर हम एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बराबर है, ये बराबर है। तो क्या करें, और ये सब प्लस में है तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम सबके ऐड कर दो,
इसका मतलब फर्स्ट कॉलम सबके ऐड कर दो, यस और नो। 1 + 2 + 3 और ये प्लस, ये यहाँ पे कहाँ जाता है, जा रहा है 10 तक प्लस हो गए। सेकंड वाला बताओ, 2 + 4 + 6 + 20। थर्ड वाला बताओ, 1³ + 2³ + 3³ 10³। और बाकी इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मैं, यस और नो, बताओ बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। जब आप प्लस वाले को तोड़ के अलग अलग लिख सकते हो, प्लस वाले को तोड़ के अलग अलग लिख सकते हो, तो अगर दो चीजें प्लस में है तो उनको जोड़ के भी तो लिख सकते हैं। तीन चीजें प्लस में है तो मैं उसको जोड़ के भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या था, कॉलम बराबर थे, सेम थे, खाली फर्स्ट कॉलम में चीजें बदल रही थी, तो फर्स्ट कॉलम वाली सारी चीजों को प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट वाली कॉलम को प्लस कर दिए, कॉलम 2 कॉलम 3 को एज इट इज रहने दिए। तो यही है, इसमें भी तो यही है, इसमें भी तो ये फर्स्ट कॉलम को प्लस कर दिया। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कुछ हो रहा होता हुआ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कोई चीजें होती हुई, यहाँ पे इसको अगर आप देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं सम लिख सकता हूँ, यस और नो। इस चीज को मैं यहाँ पे जरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर पीछे वाली पेज पे लेके जाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ध्यान से देखना, ये सम वाली चीज आ जाएगी अब यहाँ पे। सर यहाँ पे तो ऊपर देखूँ तो सम हो रहा है, बिल्कुल सम हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के तक है 10, मैक्सिमम वैल्यू क्या है के की 10। नीचे क्या हो रहा है, सर ये 2 × 10 के जा रहा है, 2 × के, लास्ट क्या जा रहा है, 2 × k³। अगर मैं ऐसे एज अ सम लिखता तो समेशन का साइन हो जाता है यहाँ पे। समेशन का साइन देखो, के की वैल्यू कहाँ पर है, 1 से स्टार्ट होके 10 तक जा रही है, 1 से स्टार्ट होके 10 तक जा रही है, बस कुछ भी नहीं है। इससे घबरा जाते हैं, समेशन आते ही बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं है। क्या किया हमने, बाहर निकाल लिया, यानी के की वैल्यू क्या पर है, 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब क्या होगा, जब कभी भी आपको समेशन दिया होगा, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में समेशन दिया होगा, तो आपको कहाँ पे लगाना है, वो जहां पर भी के लिखा होगा, जहां पर भी के लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, के हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, वहां वैल्यूज पुट कर दो बस, और आंसर निकाल लो। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक पुट कर देंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर एन तक, क्या है, 1 से लेकर एन तक। तो समेशन कहाँ जाएगा, मैंने क्या बोला, जहां पर आर होगा वहां पे समेशन लगा दो, जहां पर आर होगा वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, समेशन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, समेशन लगा दूंगा। तो इस केस में समेशन लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, देखो समेशन लगा हुआ है ना, यहाँ पे आर है तो समेशन लगा दिया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे समेशन दिया होता, फर्स्ट कॉलम में आर है सर, फर्स्ट कॉलम में आर है तो वहां पे समेशन लगा दो। यहाँ पे किस में समेशन लगाओगे आप, फर्स्ट कॉलम में सर, यहाँ पर समेशन है, के है, तो फर्स्ट कॉलम में के है तो फर्स्ट कॉलम में समेशन लगा दो। इसको क्या लिख दोगे, सिग्मा के, सिग्मा 2k, सिग्मा k³, और बाकी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। समेशन वाला पार्ट समझ में आया, ये क्वेश्चन करोगे ना तो अच्छे से चीज, समेशन वाला पार्ट समझ में आया, यस और नो। यही चीज है, ठीक है, मैंने आपको लिख के दिखा दी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यही चीज है, मैंने आपको इस तरीके से लिखनी है तो आपको लिख के दिखा दी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्लियर है। समेशन अगर अंदर लिखा है तो समेशन बाहर भी तो लेके जा सकता हूँ, तो ये मैं बाहर ले गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ही तो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, समेशन ही तो हो रहा है। तो ये समेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो। और समेशन को मैं बाहर भी ले जा सकता हूँ भाई, सिंपल सा, अभी मैंने आपको बताया ना, कोई भी अगर एक चीज सब में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको आप बाहर ले जा सकते हो, बाहर निकाल लो समेशन को। एक क्वेश्चन देखो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको तब समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ये क्या दिया है, इफ डिटर्मिनेंट
आर आर स्क्वायर आर क्यूब 1 2 3 55 385 3025 प्रूव दैट समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, और ये क्या दिया डिटर्मिनेंट आर, डिटर्मिनेंट आर ही था, यानी डिटर्मिनेंट आर में, ये डिटर्मिनेंट आर है, डिटर्मिनेंट आर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने बच्चों, डिटर्मिनेंट आर में समेशन मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और ये कितने के बराबर दिया हुआ है ये आपको, ये डिटर्मिनेंट पाई डिटर्मिनेंट आर से जब मैं समेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका आंसर 0 ये दिया हुआ, ठीक है। मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, बिल्कुल इसमें तो कोई घबराने वाला तो बात है ही नहीं, जब भी कभी समेशन आए तो घबराने की जरूरत है नहीं। क्या करूँ मैं यहाँ पे, क्या करूँ, समेशन बाहर लिखे रहने दो, अभी आर की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 तक, डिटर्मिनेंट आर लिखो यहाँ से उठा के, डिटर्मिनेंट आर है सर 1 1 55 आर स्क्वायर 2 385 आर क्यूब 3 3025। मैंने क्या बताया आपको, आपने बोला सर अगर समेशन है आर 1 से लेकर 10 है तो जितने भी आर वाले हैं वहां पे समेशन ले जाओ, बस खत्म। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, समेशन आर स्क्वायर समेशन आर क्यूब 1 2 3 और ये बाकी ऐसे 55 385 3025, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, समेशन आर को सॉल्व करो, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा, क्या बनता है समेशन के आर क्या है 1 से लेकर 10 तक, 1 + 2 + 3 और ये 10 तक, क्या फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, n × n + 1/2, n × n + 1/2, n कितना है यहाँ पे 10 × 11/2 यानी 55 आ जाएगा। ये जरा वैल्यू निकालो इसकी, इसकी वैल्यू आई 55, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला देखो, दूसरा वाला फॉर्मूला देखो, आर स्क्वायर का फॉर्मूला एन स्क्वायर का पता है ना आपको क्या फॉर्मूला होता था, ठीक है। आर क्यूब का भी फॉर्मूला पता है, ये 11th में पढ़ा हुआ है। आर क्यूब का क्या होता है n × n + 1 अपॉन में 2, और इसका क्या कर देते थे हम, होल स्क्वायर कर देते थे। मैं बता देता हूँ फॉर्मूले लगाना, आर स्क्वायर का भी पता है आपको, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में क्या 2 कर दो इसको, ये भी आ जाएगा आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा 55 385, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा 3025, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 2 3 55 385 3025। और मैंने क्या बोला था, कोई भी 2 रो 2 कॉलम सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है 0, आंसर क्या है 0, ठीक है। प्रूव हो गया ये 0 है, प्रूफ कर दिया हमने 0। समेशन में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा पढ़ लो, समेशन लगा हुआ है तो जो समेशन लगा हुआ है, अब हो सकता है ये आर आपके कॉलम में होता, हो सकता है ये आर आपके रो में होता, जहां समेशन के नीचे आर लिखा है ना तो बस वहीं पर समेशन लगा दो, वहीं पर समेशन और सॉल्व कर लो। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।